हम यहाँ पे नेशनल पार्क पढ़ रहे थे और सेंचुरीज पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य। हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया था, उसके आगे का पार्ट हमें करना था। तो जितना हमने कवर कर लिया था उसको मैंने वहाँ पे डाल दिया है लर्निंग विद प्रीति में। आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। अब हम आगे जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है पार्ट 1। तो पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप यहाँ पर पार्ट 2 में आइए। ठीक है, पार्ट 1 भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो पार्ट 1 देख लीजिएगा या फिर बाद में भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहली बार चैनल पे विज़िट किया है जिसने, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। आई होप कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने कर लिया था राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। ओके, जीवाश्म उद्यान हमारा हो गया था। हमें करना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो हमने जीवाश्म उद्यान तक कर लिया था। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस सोर्स से उन्हें पता होगा इस सोर्स के बारे में। ठीक है, तो इस सोर्स को मेरा लेने का मकसद यही था क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक एक पॉइंट कवर है। जो हर बुक में कुछ ना कुछ तो मिसिंग होता है, उस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। अगर कुछ मिसिंग होता है तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी सबसे पहले स्थिति हम देखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग के उमरिया जिले में है। तो सबसे पहले विंध्य पर्वतमाला, हो सकता है कि जब हमने पर्वतमाला नहीं पढ़ी होती है तो हमें पर्वतमाला समझ में नहीं आता और हमें मतलब अच्छा भी नहीं लगता वो पढ़ने में। सबसे बात यही है कि पहली नज़र क्या पढ़ने का मन करता है, कौन सा वर्ड हमें अच्छा लगता है। तो ये लाइन जब हमने पढ़ी तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है कि हम उमरिया ज़िले को ही देखें। ओके, उमरिया ज़िले में स्थित है, इतना तो हमने देख लिया। ठीक है, अगर उमरिया ज़िले में स्थित है तो ये उमरिया ज़िला कहाँ पे? विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग में है। ठीक है, जिन्होंने पर्वतमालाएं पढ़ी है उन्हें पता होगा कि विंध्य पर्वतमाला की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग में उमरिया ज़िला स्थित है और उमरिया ज़िले में कौन सा नेशनल पार्क है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसकी स्थापना देखें, जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। इसे वर्ष 1993-94 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति कहाँ पर है? उमरिया ज़िले में। उमरिया ज़िला कहाँ है? विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग में। ठीक है, उमरिया ज़िले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब इसकी हमने स्थापना देखी तो कब हुआ है? 1968 में, 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना हुई थी। अब स्थापना भी होगी, हमने इसकी स्थिति भी देख ली। अब इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया? इसे 1993-1994 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया। फिर बात आती है इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 437 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 437 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब आगे चलते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यह राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। इसके मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट है, मतलब जो भी फैक्ट लिखे गए हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके जो बीच में, मतलब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के एकदम बीच में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला भी है और इसके मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो सारे ही पॉइंट इसके जो है इम्पॉर्टेंट थे, तो हम सारे ही याद रखेंगे। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसे तो हमें याद रखना ही रखना है। डन।
आगे देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर सुना है हमने, तो वही उसी टाइगर की बात हो रही, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से जो है जानवर हैं, सफ़ेद शेर, सांभर, भालू, सफ़ेद शेर, सांभर, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, हिरण आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमने इसके जानवर भी देख लिए। अब आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। मतलब अगर बोला जाए कि सर्वाधिक बाघ किस नेशनल पार्क में है, तो क्या आंसर होगा हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, जिसके कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे की जाती है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। देन इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर नर बाघ, मतलब एक नाम है चार्जर नर बाघ है, वह सीता मादा बाघ सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ थे। अगर इन बाघों की नाम की बात की जाए तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। इस उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। फिर आगे और जो पॉइंट देखें, नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पृष्ठ पर सीता बाघिन को प्रदर्शित किया गया है। मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन, इस मैगजीन के कवर पृष्ठ पर सीता बाघिन को प्रदर्शित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी पर कबीर चौरा नामक स्थान है, जो पर्यटकों ठीक है, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है तथा इसे हाथियों के निवास स्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी किसकी बात चल रही है, अभी हमारे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की ही बात चल रही है। ठीक है, वर्ष 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से सुंदरी बाघिन को ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया था। यानी कि जो सुंदरी बाघिन थी उसको सतकोशिया टाइगर रिजर्व में ले जाया गया था। इसका मतलब ये जो यहाँ से सुंदरी बाघिन को वहाँ पे जो है ले जाया गया, वहाँ पे उसको रख दिया गया। और ओडिशा, ये जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है वो है कहाँ पे, ओडिशा में। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में था। तो हमने क्या देखा अभी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये पूरा डिटेल में चीज़ें थी। ठीक है, तो डिटेल में चीज़ें हैं इसमें, इसीलिए हम इस सोर्स से पढ़ रहे हैं। अब आगे आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य पन्ना एवं छतरपुर जिले तक विस्तृत है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ऑब्वियसली कहाँ पर है, नाम से ही है कि पन्ना में है। सो इसमें उत्तरी विंध्य पहाड़ियों के मध्य पन्ना एवं छतरपुर जिले तक विस्तृत है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 542.662 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में वर्ष 1994 में सम्मिलित किया गया। अभी हमने देखा बांधवगढ़ को 1993-1994 में सम्मिलित किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट में। इसको कब सम्मिलित किया गया, 1994 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का उद्यान के नाम से
सरिस्का उद्यान के रूप में जाना जाता है। ओके, मतलब सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किसको जाना जाता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। ओके, सो ये था यहाँ पे। अब भौगोलिक रूप से यह राष्ट्रीय उद्यान 3 भागों में विभक्त है, यानी कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला ऊपरी तलगांव पठार, दूसरा मध्य हिनौता पठार, तीसरा केन नदी पठार, केन नदी घाटी, पठार नहीं है। ठीक है, तो 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट हो गए? पहला है ऊपरी तलगांव पठार, मध्य हिनौता पठार, थर्ड है केन नदी घाटी। ओके, तो ये यहाँ पे 3 पार्ट हो गए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ओके, अब आगे चलते हैं इसके बारे में। ओके, इस राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ओके, सो केन नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। कहाँ पे? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ, इनके कहने का मतलब है उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित होती है। और यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हमें मिला है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? केन नदी को। ओके, ये यहाँ पे इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, भालू व जंगली भैंसा आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे इनमें जो भी वन्य जीव रखे गए हैं वो उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय सागौन वन और उत्तर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके वन के बारे में था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के। देन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक की सहायता से विश्व वन्य जीव कोष एवं 25 अगस्त 2011 को प्रदेश के तीसरे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। अब यहाँ पे विश्व बैंक की बात आई है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 2011 की बात हुई है। 2011 में विश्व बैंक की सहायता से वन्य जीव कोष एवं 25 अगस्त 2011 को प्रदेश के तीसरे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2017 में गिद्धों की गणना कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर तकनीक से की गई, जिसके आधार पर कुल गिद्धों की जो संख्या है लगभग 1676 है। ठीक है, सो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की भी यहाँ पे गणना की गई है। इनका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। और गिद्धों की गणना किस तकनीक से की गई है? गिद्धों की गणना AOP, ओके, यानी कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्ट तकनीक से की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ खजुराहो पर्यटन स्थल से नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। अगर बोला जाए नियमित विमान सेवा किस राष्ट्रीय उद्यान से, खजुराहो पर्यटन स्थल से नियमित विमान सेवा उपलब्ध है किस राष्ट्रीय उद्यान से, तो हमारा आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल डूब गया। ओके, यानी इट मीन्स कि वहाँ पे ये जो परियोजना चल रही है नदियों को जोड़ने की, तो केन बेतवा नदी जोड़ो जो परियोजना है वो यहाँ पे
जो केन नदी तो यहाँ की जीवन रेखा है पन्ना नदी की। अब बेतवा को भी जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल है ये डूब गया है 30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पर्यावरण समन्वय एवं संगठन बोर्ड भोपाल की शाखा स्वीकृत है। एक ये पॉइंट हो गया, यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पर्यावरण समन्वय एवं संगठन बोर्ड भोपाल की एक शाखा है, वहाँ पे स्वीकृत है। यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन, रेप्टाइल पार्क व जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य और पांडव जलप्रपात एवं गाथा जलप्रपात स्थित है। तो ये जलप्रपात जो है पांडव जलप्रपात हो गया और गाथा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। फर्दर इसके पॉइंट, पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ष 2016-17 में विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसको एक जो है अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ष 2016-17 में विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? ट्रिप एडवाइजर के द्वारा। देन अब नेक्स्ट हमारा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी भाग सिवनी छिंदवाड़ा जिले में यह स्थित है। यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी भाग के सिवनी छिंदवाड़ा जिले में यह स्थित है। वर्ष 1977 में 449.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पेंच अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब किया गया है इसको अभ्यारण्य? 1977 में, जिसके 292.850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वर्ष 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसे वर्ष 1992 में देश के 19वां टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। यानी कि 1992 में 19वां टाइगर प्रोजेक्ट सम्मिलित किया गया। किसको? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। ओके, अब यहाँ पे वर्ष 2002 में इसका नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी प्रदर्शनी उद्यान एवं पेंच मोंगली अभ्यारण्य कर दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र है। ओके, महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तो पेंच अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो महाराष्ट्र का भी नाम आता है, तो वो भी वहाँ पे सही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सर्वाधिक काले हिरण तथा बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इस नदी पर तोतलाडोह बांध का निर्माण किया गया है। तोतलाडोह बांध का निर्माण पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी से उत्तर से दक्षिण की ओर ये नदी है, तोतलाडोह बांध का निर्माण इस पर किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? राजमार्ग 44। ठीक है, फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 650 मीटर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक, जो मोगली की बुक है, द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध बुक लिखी है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोंगली लैंड विकसित किया गया है, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 से मोंगली लैंड उत्सव भी यहाँ पे आयोजित किया जाता है। कब से? 2004 से। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे पेंच के बारे में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। मांधव राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, ठीक है। मांधव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित है, जो 375.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। ओके, तो मांधव राष्ट्रीय उद्यान में जो है सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है।
इसके बारे में आगे लिखा है, स्वतंत्रता के पूर्व यह राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था तथा जिन्होंने इस राष्ट्रीय उद्यान में मानिहार नदी पर सांख्य सागर व जाधव सागर आदि झीलों का निर्माण कराया था। सांख्य सागर झील मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बोला जाए सांख्य सागर झील किस लिए प्रसिद्ध है, तो मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। मांधव राष्ट्रीय उद्यान से बरही नदी प्रभावित होती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन, धावड़ा एवं सलाई वन पाए जाते हैं। मानव राष्ट्रीय उद्यान से अब यहाँ पे दिया है कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उसके बारे में। NH3 आगरा और मुंबई वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH25 शिवपुरी झांसी से गुजरते हैं। यहाँ पर जॉर्ज कैसल नामक भवन है तथा भदैया कुंड, सुरभला की गरही एवं तात्या टोपे की समाधि स्थित है। तो तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है, मांधव राष्ट्रीय उद्यान में। अब आगे है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया हुआ है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, ओके। सो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी व सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया था, जो 466.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस उद्यान को वर्ष 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। सो यहाँ पे संजय गांधी जो नेशनल पार्क है इसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, 2008 में। यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान था। तो ये जो अविभाजित मध्य प्रदेश की बात हो रही है, इसका मतलब जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था हमारे मध्य प्रदेश का। फिर इसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक चीतल, इसके अतिरिक्त तेंदुआ, सांभर, भालू आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। इसके समीप डुबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य तथा सोन घड़ियाल भी अभ्यारण्य का भी इसमें निर्माण हुआ। फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सोन, गोपद, बनास एवं कोरमार नदियों के जल संग्रहण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 80% साल वन तथा 20% जो है मिश्रित वन पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पे जो जिसने वनों का चैप्टर पढ़ा होगा उसमें मिश्रित वन क्या होते हैं वो यहाँ पे जो है उनको पता होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी, गिद्धा पहाड़, बरचर बांध, ठोंगा मंदिर, रमदहा कुंड, कन्हैया दह, साथा जलप्रपात आदि दर्शनीय एवं रमणीय स्थल है। कहाँ पे है ये, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है। बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विंध्यन रीजन में पुस्तक में इस राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता का वर्णन किया गया है। मतलब ये जो पुस्तक है इसमें जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मड़वास के समीप भरतरी वन क्षेत्र से सफ़ेद बाघ मोहन को 28 मई 1951 में रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। यानी कि जो मोहन सफ़ेद बाघ मोहन है ये हम लोग मतलब रीवा से हैं, तो वहाँ पे इसे पकड़ के वहाँ पे रखा। मुकुंदपुर वहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे इसे वहाँ हमने मतलब वहाँ पे इसके बारे में पढ़ा था, सफ़ेद बाघ मोहन के बारे में। सो यहाँ पे उसी के बारे में दिया है कि महाराजा जो मार्तंड सिंह थे, रीवा के महाराज थे ये, इन्होंने भरतरी वन क्षेत्र से सफ़ेद बाघ मोहन को पकड़ा था और इसे अभी तो हम जो संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे वहीं ऑब्वियसली वहाँ पे इसे रखा गया था। देन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, होशंगाबाद जिले में वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 528.729 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था, 1999 में। इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है।
यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्यतः इंडियन बाइसन यानी गौर पक्षी पाया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वन्यजीव बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांभर, भालू, मुजक, हिरण एवं नीलगाय आदि है। यहाँ पर मुख्यतः साल, बांस व सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, देन गिवन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित वन पाए जाते हैं। ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो भी वन के बारे में वो दिया गया है। तो सबसे पहले दक्षिण भारतीय आर्द्र सागौन वन, दक्षिण भारतीय अल्प आर्द्र सागौन वन, ये उन्हें ही समझ में आएगा जिन्होंने वन के बारे में चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, दक्षिण भारतीय आर्द्र मिश्रित सागौन वन, दक्षिण उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन वन, दक्षिण उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, केंद्रीय भारतीय उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन। ठीक है, तो ये वहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह के वन वहाँ पे हैं। देन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से तवा जलाशय का जल संग्रहण क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सा तवा जलाशय? ओके, यह मध्य भूमि के हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हम यहाँ पर थे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 4926.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वर्ष 1999 में प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर घोषित किया गया। यानी कि जो पचमढ़ी जिस नाम से हम जानते हैं, वहाँ पे बायोस्फीयर घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत यहाँ पर वर्ष 1999 में। ठीक है, इस चीज़ को भी यहाँ पे याद रखेंगे। देन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होने वाली, अभी हमने देखा जस्ट तवा और देनवा नदियों के संगम पर मड़ई पर्यटन स्थल स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पचमढ़ी व चूरना पर्यटन क्षेत्र भी स्थित है। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रशासनिक तौर पर बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव आदि चलाने की अनुमति है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। यानी कि इसके बारे में तो पता ही है, सबसे ऊंची चोटी जो मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है वो कहाँ पर है? वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, सो आज हम कवर करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, फिर जो है अभ्यारण्य जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओंकारेश्वर यह निवाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह खंडवा जिले में वर्ष 2004 से निर्माणाधीन है। इसका कुल क्षेत्रफल 651 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि वर्ष 2004 से इसमें ये निर्माणाधीन मतलब कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है अभी। सो 2004 से 651 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने मतलब वहाँ पे ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था। देन है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रदेश का दूसरा बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो धार जिले में बाघ और जोबट नदी के तट पर 2 दिसंबर 2010 को स्थापित किया गया था। मतलब तो धार जिले में डायनासोर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे 2010 में स्थापित किया गया था। उसे वर्ष 2011 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 79.740 हेक्टेयर है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में 19 सितंबर 2015 में बाघ नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। सो ये ऑब्वियसली कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में। देन वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ऑब्वियसली इससे भी सब लोग परिचित ही होंगे। भोपाल में, जो भोपाल में रहते हैं उन्हें इनके बारे में पता होगा। ये कब स्थापित किया गया? 1979 में। इसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर। 26 जनवरी 1983 में को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर वन विहार नाम इसे प्रदान किया गया। पहले इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, फिर इसे वन विहार जो है नाम दिया गया। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है तथा ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर स्थापित है, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मध्यम चिड़ियाघर की मान्यता दी गई है। मतलब ये एक जू में कन्वर्ट किया गया है। इस उद्यान में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई तथा विहार विथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र की भी स्थापना की। वन विहार में
मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्व सुविधा संपन्न रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों को संरक्षण व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में चीकू द्वार, राजा भोज झील के किनारे काष्ठ निर्मित कैफेटेरिया आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ऑब्वियसली वहाँ पे ये वाला जो है कैफेटेरिया भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती विरल वन तथा अनेक किस्मों की घास पाई जाती है। ओके, देन यहाँ पे है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना पालपुर कूनो अभयारण्य के रूप में वर्ष 1981 में श्योपुर जिले में की गई थी। यहाँ से कूनो नदी प्रभावित होती है। दिसंबर 2018 में इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इसके पूर्ववर्ती क्षेत्रफल 344.686 वर्ग किलोमीटर में 404 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा गया है। मतलब पहले इतना था, फिर 404 और जोड़ा गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्य प्राणी तथा धावड़ा, महुआ, सलैया, पलाश तथा बेर आदि के जो है वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। अब वहाँ गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को जो है पुनर्वासित किया जाएगा। मतलब जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से एशियाई शेरों को यहाँ पुनर्वासित मतलब लाया जाएगा। जंगल गलियारा योजना पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, किसली, सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जोड़कर जंगल गलियारा जोड़ने योजना बनाई जा रही है। मतलब जंगल गलियारा से मतलब है ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान देखे, इन सबको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, तो उसी को यहाँ पे नाम दे दिया गया है जंगल गलियारा। तो किस किस को कनेक्ट किया जाएगा वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पहला नाम पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली, सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ध्यान रखेंगे पांच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली, सतपुड़ा और पन्ना। जो बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान है इन्हीं को यहाँ पे जोड़ के जंगल गलियारा बनाया जाएगा, बनाई जा रही है। ओके, मतलब ये ऐसा चल रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन है इसमें यही लिखा है योजना बनाई जा रही है। तो पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली, सतपुड़ा हो गया और पन्ना हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। अब ये जो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य है इसे हम कल करेंगे, क्योंकि अगर हमने एक ही पार्ट में कर दिया तो वहाँ से जो है कनेक्टिविटी टूटने लगती है और हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा और मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा फिर कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसको हम फिर से नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। तो ये अभी पार्ट 2 था जिसमें हमने सारा कुछ कवर किया राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, सो अभी तक के लिए यहाँ पे इसको, अभी इसका जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है। मैंने तो सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ही लिया है अभी। इसमें इसी चैप्टर में है जो वन के बारे में है और प्रदूषण के बारे में है। इससे रिलेटेड हमने अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया, लेकिन ये जब ख़त्म होगा तो हम उसे भी यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो भी राष्ट्रीय उद्यान थे वो यहाँ पे हमने सारे कवर कर लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।